उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। हमारा देश भारत एक युग परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा है। एक कुछ ऐतिहासिक क्षण हमारे सामने हैं। हम अभी हाल ही में गणेश चतुर्थी के दिन नई संसद का उद्घाटन हुआ और पुरानी संसद को विदाई दे दी गई। शायद उसमें नेशनल आर्काइव खोलने की बात है। तो ऐसे में एक युगांतकारी घटना है ये, और उस युगांतकारी घटना को और जीवंत बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय राजनीति के पुरोधा और बेहद वरिष्ठ राजनीतिज्ञ श्री विजय गोयल जी, जो वर्तमान में गांधी स्मृति के उपाध्यक्ष हैं, जिसके चेयरमैन स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। विजय गोयल जी का पार्लियामेंट्री इतिहास जो है बहुत लंबा रहा है, राजनीतिक जीवन बहुत लंबा रहा है। कई बार वो संसद में सुशोभित किया उन्होंने। तो आज हम उनसे जानेंगे कुछ पुरानी संसद से जुड़े कुछ अद्भुत यादें। बहुत सारी घटनाएं हैं जो उनकी स्मृति में हैं। उदय इंडिया के दर्शक आज उन घटनाओं को उनके श्रीमुख से स्वयं जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। कृपया हमें अपने कुछ अनुभवों के बारे में बताएं पुरानी संसद को लेकर। मैं जब युवा था, कॉलेज लाइफ के बाद, तो अक्सर पार्लियामेंट के अंदर भाषण सुनने के लिए ऊपर दर्शक दीर्घा में जाता था। तो एक दिन अडवाणी जी ने मुझे कहा, आप अक्सर यहाँ पर आते हैं। मैंने कहा अभी ऊपर आता हूँ, ऊपर से नीचे आना बाकी है। और फिर उसके बाद तो सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जगदीश टाइटलर के सामने टिकट दिया था। मैं तो बहुत युवा था, वो 3 बार के केंद्रीय मंत्री रहे थे। किंतु जब उनको हरा के मैं पहुंचा, तो वो पहला दिन था जब मैंने देखा कि ये पार्लियामेंट है और उसमें बड़ा अच्छी तरह से स्वागत किया गया। तो किसी ने मुझसे पूछा, आप नए नए सांसद हैं, आप संसद को क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ पार्लियामेंट इज़ अ गेम ऑफ लॉटरी, रेस एंड रिक्वेस्ट। उन्होंने कहा कैसे? कि अभी जो क्वेश्चंस आपके निकलते हैं वो लॉटरी में निकलते हैं, और रेस का मतलब है दौड़कर आपको एकदम क्वेश्चन डाल के आना पड़ता है। अगर आप नहीं डालोगे तो छूट जाएगा जी। और रिक्वेस्ट ऐसे कि आप कहोगे मिस्टर स्पीकर सर, मिस्टर स्पीकर साहब, तब स्पीकर साहब आप पर कृपा वो हो गए तो आपको अवसर दे देंगे। तो उसके बाद से कब 3 टर्म निकल गई लोकसभा में और कब एक टर्म राज्यसभा में निकल गई, मालूम ही नहीं चला। कि इनका सफ़र बहुत लंबा हुआ। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ काम करने का मौका मिला। पहली बार जब मैं मंत्री बना तो अटल जी ने मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री बनाया। और ज़्यादा खुशी मुझे कब हुई थी? जब मैं संसद भवन गया और मैंने देखा प्रधानमंत्री के कक्ष के साथ ही मेरा कक्ष बना था, जिसमें बैठकर मैं लोगों से मिलता था। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएँ ताज़ा हैं। जैसे कि उसी कक्ष के अंदर बैठा हुआ था तो मैंने देखा गोलियों की आवाज़ सुनी। तो हमें लगा कि शायद कुछ बम पटाखे बाहर फूट रहे हैं। बाद में पता चला आतंकवादी हमला हुआ है। पर मैंने उसी समय प्रधानमंत्री जी को फ़ोन किया, जो पार्लियामेंट आने वाले थे, कि अभी आप संसद भवन नहीं आए। तो एक घटना ऐसी हुई। और इसके बाद तो जब हम क्वेश्चंस उठाते थे पार्लियामेंट के अंदर, विभिन्न मुद्दों को उठाया करते थे, तो उस समय जो नोक झोंक होती थी वो भी बड़ी अच्छी थी। तो एक बार जॉर्ज फर्नांडीज़ ने कहा कि आप जो बीच के अंदर इंटरवीन करते हैं वो आपका बड़ा अच्छा है। और मेरे को याद है कि मेरी जब मेडन स्पीच हुई थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुझे बधाई दी थी, क्योंकि मैंने दिल्ली की समस्याओं पे बड़ा लंबा भाषण किया था। और उन्होंने कहा दिल्ली ऐसी है ये तो हम जानते ही नहीं थे। तो इस तरीके के बहुत से अनुभव रहे। 3 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा, यानी कुल मिला के 20 साल से भी ज़्यादा का समय आपने संसद में बिताया। अभी आपने बहुत छोटे में संसद पर जो हमले की घटना थी उसके बारे में बताया आपने। बहुत लोमहर्षक घटना थी, बहुत उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव डाला, भारत की अग्रेसिव छवि बनाई और बहुत सारे उसने बदलाव किए। लेकिन हमें उस घटना के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, क्योंकि दर्शक उसके बारे में जानना चाहेंगे। कैसे कैसे क्या हुआ, कितने बजे क्या हुआ, फिर आपने क्या किया, फिर कैसे मोर्चा लिया गया, कृपया उस बारे में थोड़ी बारीकी से। देखिए, सवेरे का समय था और अभी सदन ने आरंभ होना था 11 बजे कि बाहर जो बम फूटने की आवाज़ें सुनाई दी। तो मैंने बाहर देखा तो मैं तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाके यूँ नीचे झांका तो नीचे सन्नाटा सा छाया हुआ था और लोग कह रहे थे नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ। तब तक किसी को भी कल्पना नहीं थी और किसी को कल्पना हो भी नहीं सकती थी कि भारत की संसद पे इस तरीके से आतंकवादी हमला हो जाएगा। तो मैंने तो पहले प्रधानमंत्री जी को फ़ोन किया, उसके बाद मैंने ये देखा कि लोग अफरा तफरी मची हुई है और फिर सब लोग जो थे वो एक कमरे में आके इकट्ठे हो गए थे। तो ये जो आतंकवादी थे उस समय उपराष्ट्रपति के कक्ष में भी गए थे,
और दूसरी तरफ से भी ये लोग गए थे। तो कोई कहता था कि अभी भी एक आतंकवादी छुपा हुआ है, बाकी सब लोगों को डर था। सच बात तो ये थी कि अगर वो मेन डोर से आ जाते, वो साइड डोर से गए थे, मेन डोर से आ जाते तो सीधे वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाते और तब कितनी बड़ी दुर्घटना होती इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। उस सारे प्रकरण में हमारे जो सुरक्षा गार्ड थे उसमें से कई सुरक्षा गार्ड उसमें मारे गए और आज भी हम हर वर्ष उन सुरक्षा गार्डों को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। किंतु उसके बाद चौकसी काफ़ी हो गई थी और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा कुछ दुर्घटना नहीं हुई, तो ज़्यादा भी हो सकती थी। तो उसके बाद मैं वाजपेयी जी के घर गया, प्रधानमंत्री के घर, तो मैंने देखा था कि प्रधानमंत्री जो थे वो बैठे हुए थे। तो मैंने कहा जी मुझे लगा आप तो वॉर ग्रुप की मीटिंग कर रहे होंगे, कोई IBI होगी, कोई पुलिस होगी, कोई आर्मी चीफ होगा, कुछ आतंकवाद के उसले। तो उन्होंने कहा नहीं, ये सीखने की सब चीज़ें हैं। उन्होंने कहा नहीं, अपनी अपनी एजेंसीज़ को अगर हम काम नहीं करने देंगे और उनको मैं यहाँ कॉल कर लूँगा ये दिखाने के लिए कि मैं चिंता कर रहा हूँ, तो वो कब काम करेंगे। तो एजेंसीज़ अपना काम कर रही हैं। जी, तो एक और विशेष बात है कि भारतीय राजनीति के बड़े हर दिल अजीज, हर पार्टी में इनका सम्मान होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी। आप उनके बहुत नज़दीकी रहे हैं और बहुत सारी आपकी अच्छी यादें होंगी। अटल जी बहुत मजाकिया स्वभाव के थे, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, अटल जी की सबसे बड़ी बात ये थी कि अटल जी बहुत मितभाषी थे, वो ज़्यादा बोलते नहीं थे। अब एक बार मायावती जी आई थी उनसे मिलने के लिए, तो मैं भी साथ में बैठा था क्योंकि मेरे को जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से ड्यूटीज़ दी गई थी उसमें से एक चीफ मिनिस्टर के साथ कोऑर्डिनेशन की भी थी। तो बैठा था तो कम से कम 1 घंटा मायावती जी उनसे बतलाती रही होंगी। उसमें 4 शब्द भी मुश्किल से अटल जी ने नहीं बोले होंगे, फिर भी वो संतुष्ट होकर गई थी। तो अटल जी की जो मोहक मुस्कान थी ना, वही लोगों को बड़ा संतुष्ट कर देती थी। और सबसे बड़ी बात है वो हर चीज़ को बड़े ध्यान से सुनते थे। तो एक बार जब ये प्रवासी भारतीयों का कार्यक्रम था तो मैं एक बड़ी सुंदर सी कविता लेकर गया कि इस प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन में आप भाषण करेंगे तो अगर ये कविता आप देखेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छी है। उन्होंने मेरे से ली, उसको पढ़ा और उसके बाद वापस दे दिया। तो मुझे लगा कि भाई बात ख़त्म हो गई। तो मैं भी प्रवासी सम्मेलन में उनके साथ गया था। बाद में मुझे लगा भाई यहाँ तो अभी लंबा समय लगेगा, तो मैं निकल के अपने दूसरे कार्यक्रम में आ गया। तो पता चला बाद में फ़ोन आया उनके PS का कि वो कविता कहाँ है, वो कविता कहाँ है। तो इतना उनको ध्यान था कि भाई वो कविता अच्छी थी तो कहाँ है। तो मैंने कहा जी मैं तो बहुत दूर आ गया हूँ, अब मैं कविता ला के कैसे दूँगा। पर तभी मैंने टेलीफोन पर उसको बोल के लिखवा दिया और फिर अटल जी ने उस कविता का प्रयोग किया था जी। तो अटल जी कवि थे और कविता लेते हुए और भाषण करते हुए कब चुटकी ले लेते थे पता ही नहीं चलता था। और उनके वन लाइनर्स जो थे ना वो बड़े मशहूर थे। वो वन लाइनर में वो उनके पूरे भाषण का सार हुआ करता था और वन लाइनर में ही वो किसी को भी चुप करा देते थे। अच्छा, गणेशोत्सव के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन पुरानी संसद से नई संसद में शिफ्ट करने का कार्य हुआ। PM मोदी ने भावुक सा भाषण भी दिया कि मैं लोकतंत्र के मंदिर में पहली बार पहुंचा तो मैंने सिर झुकाया। आपने नई संसद की बिल्डिंग जो आपने देखी होगी, पुरानी संसद में तो आपने 20 साल बिताए हैं, क्या फ़र्क दिखता है आपको दोनों में और जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, अभी जो पुरानी बिल्डिंग है वो हेरिटेज है। वो ब्रिटिश काल के समय से है और उसका भी अपना एक चार्म है। और जो नई संसद है वो मॉडर्न सुविधाओं से एकदम लैस है और मैं समझता हूँ उसका स्वरूप भी बहुत बड़ा है। वैसा ही स्वरूप बड़ा है जैसा आपने देखा होगा कि अभी जो मंडपम बनाया गया प्रगति मैदान में, उसको बनाया गया है और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए वो हैं, ऐसे ही इसका विशाल स्वरूप है। सबसे बड़ी बात यह है, एक कॉन्फिडेंस आया है नई पार्लियामेंट से कि नहीं, हम भी अपनी चीज़ों को बना सकते हैं। वरना तो ऐसा लगता था राष्ट्रपति भवन उन्होंने बनाया, पार्लियामेंट हाउस उन्होंने बनाया, साउथ ब्लॉक उन्होंने बनाया, कनॉट प्लेस उन्होंने बनाया, हमने क्या बनाया।
तो ये नई पार्लियामेंट हाउस है, इसके अंदर लोकसभा के अंदर सीटें भी ज़्यादा हैं, ज़्यादा इसलिए हैं कि डिलिमिटेशन होगा तो बढ़ेंगी। तो और उसके अंदर हम देखते थे पुरानी पार्लियामेंट में से मिनिस्टर्स के छोटे छोटे कमरे थे, स्टाफ जो था वो लगभग गैलरीज के अंदर बैठा हुआ था, बहुत सारी सुविधाओं का वहाँ पर अभाव था। तो ये समय के साथ प्रधानमंत्री मोदी की सोच है कि उन्होंने इस नई संसद का निर्माण इतने कम समय के अंदर, और इसके अंदर हमारी भारतीय संस्कृति की झलक भी है। भारतीय संस्कृति की झलक उसमें भी थी, ऐसा नहीं है, उस टाइम के अंदर भी थी। आपने स्वास्तिक, ओम, इस तरीके के चिन्ह वहाँ पे भी बने हुए थे हमारे, और गीता के प्रवचन वगैरह भी उसके अंदर लिखे हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक सेंट्रल हॉल की कमी जरूर खलेगी जो नई संसद है, अन्यथा तो इसका बड़ा स्वरूप है और आनंद आता है इसको देख के नई संसद को। लेकिन एक नॉस्टैल्जिया भी होता है ना, आपने 20 वर्ष से ज़्यादा समय बिताया जहाँ पे, अब नई संसद में, नई शिफ्टिंग में आपको कैसा महसूस होता है, नॉस्टैल्जिया महसूस? देखिए, दरअसल तो मेरे जो 20 साल थे ना, वो टर्म मेरी 4 थी, पर साल 20 नहीं थे क्योंकि जल्दी जल्दी इलेक्शन हुए थे। और मैं समझता हूँ कि जो पिछला समय बिताया, तो उस दिन सेंट्रल हॉल में बहुत से लोग बैठे थे, सब याद कर रहे थे कि जैसे हम मिस करेंगे। पर जब आप नई में चले जाएंगे ना, तो जैसे नए घर में चले जाते हैं, कुछ दिन आपको नया लगता है, किंतु उसके बाद जो है आप उससे फेमिलियर हो जाते हैं और आपको वो अच्छा लगने लग जाता। तो ऐसा ही नए होने का है, ये वक्त की ज़रूरत थी इस पार्लियामेंट का बनना। केंद्र में एनडीए के 2 प्रधानमंत्री रहे, एक अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा नरेंद्र मोदी। अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर में आप संसदीय कार्य मंत्री थे और नरेंद्र मोदी के अंडर में आप गांधी स्मृति के उपाध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष स्वयं नरेंद्र मोदी हैं। तो दोनों की कार्यशैली में, दोनों के काम करने के तरीके, देखिए, मेरा ये सौभाग्य था कि दोनों से मुझे बेहतर प्यार मिला और दोनों ने मेरी क्षमताओं का भरपूर उपयोग किया, ऐसा मैं कहूँगा जाके, और दोनों ने मुझे बहुत अवसर दिए जाते। देखिए, मैं अटल जी का जिसको समय कहा जाता है, उस समय 3 बार लोकसभा का मेंबर बना मैं, उसके बाद मैं 2 बार ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी बना, उस समय मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री बना, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का मंत्री बना, लेबर मिनिस्ट्री के अंदर मैं मिनिस्टर रहा, स्पोर्ट्स के अंदर मैं मिनिस्टर रहा, ये अटल जी के समय का बता रहा हूँ। प्लानिंग कमीशन में मैं मिनिस्टर रहा। पर जब मोदी जी आए, मैं राज्यसभा के अंदर मेंबर बना। राज्यसभा मेंबर बनने के बाद उन्होंने मुझे अपना मंत्रिमंडल के अंदर लिया, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र प्रभार मुझे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का दिया। उसके साथ साथ सबसे जो उनके हृदय के पास था, जो गंगा मिशन का प्रोग्राम था, वो उसका मुझे उन्होंने प्रभार दिया। और इसके बाद अब उन्होंने मुझे ये जो गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का वाइस चेयरमैन बनाया, जिसके चेयरमैन स्वयं प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये प्रधानमंत्रियों का भरोसा है और ईश्वर की कृपा है, आज तक मेरे पे कोई एक आरोप नहीं लगा और मेरे सभी दलों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं। तो जब मोदी जी ने मुझे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर बनाया, तो मैंने उनसे कहा, आपने मुझे पार्लियामेंट दिया है, मेरे को इतना बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है इसका। तो उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हारे सब दलों के नेताओं से संबंध हैं, तो इसलिए आप अच्छी चलाओगे, और राज्यसभा के अंदर हमारी मेजॉरिटी नहीं है, तो बिल पास होंगे। और ईश्वर कृपा से बिल भी पास हुए और प्रधानमंत्री मोदी ने सदन के अंदर प्रशंसा की हमारे कार्य की। जिसका कोई शत्रु न हो, कहते हैं अजात शत्रु, तो विजय गोयल जी अजात शत्रु रहे हैं। लेकिन एक आखिरी प्रश्न, चुभता हुआ प्रश्न, आप दिल्ली की राजनीति के दिग्गज हैं, दिल्ली में पार्टी की हालत ऐसी क्यों है? इसको शर्मनाक हालत कहेंगे कि सिर्फ कुछ सीटें ला पाती है भाजपा, इसकी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लगता तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि भाजपा लगातार पराजित हो रही हो, किंतु अगर आप देखेंगे तो लगातार पार्लियामेंट की 7 सीटें हम ही जीत रहे हैं। आप देखोगे लगातार 3 बार कॉरपोरेशन के इलेक्शन हम ही जीत रहे हैं। किंतु भाग्य ऐसा है, आप देखिए 2013 में जब मैं पार्टी का प्रेसिडेंट था, तब हम सत्ता के बिल्कुल नज़दीक थे, 3 या 4 सीटें हमारी सिर्फ कम थी, और उसके बाद भी एक बार और सरकार बनने वाली थी, जब कांग्रेस के 6 लोग हमारी तरफ आ रहे थे इस बात के लिए, सरकार बनने के लिए, पर तब भी वो बात बाद में बदल गई और फिर चुनाव दोबारा करा लिए गए। तो जाहिर तौर की बात है कि दिल्ली के अंदर हमको मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी, और ख़ास तौर से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं या अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी असलियत को एक्सपोज करना पड़ेगा कि भाई वो कह कुछ थे हैं और कर कुछ रहे हैं।
संघर्ष जमीन पर दिखाई नहीं देता है क्योंकि केजरीवाल के पास लूप होल्स हैं, लेकिन पार्टी उसका फायदा उठाते दिखती नहीं है। क्या वजह है इसकी? नहीं, इसकी वजह तो जब हम साथ के साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव जीत सकते हैं तो हम वो चुनाव भी जीत सकते हैं। तो हमको उस वर्गों में ज़्यादा अधिक काम करना पड़ेगा जहाँ पर अभी लोग हमको मतदान नहीं कर रहे हैं, जैसे स्लम्स के एरियाज़ हैं या अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं, इन सब के अंदर, या मुस्लिम के अंदर या सिख समुदाय के अंदर, इन समुदायों के अंदर हमको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ, जनता की नब्ज़ टटोलकर ये देखना है कि जनता किन समस्याओं से पीड़ित है। और दिल्ली के अंदर आप देखिए, दिल्ली प्रदूषण से जूझ रही है, दिल्ली यमुना के गंदे पानी से जूझ रही है, दिल्ली पानी की समस्याओं से जूझ रही है, दिल्ली डीटीसी की बसें कम होने के कारण जूझ रही है, दिल्ली टूटी सड़कों से जूझ रही है, दिल्ली अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ के अंदर सुविधाएं नहीं हैं उससे जूझ रही है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, इन सब चीज़ों को, मुद्दों को हमको उठा के जनता के पास दस्तक देनी पड़ेगी। सिर्फ खाली ये नहीं होगा कि हम सिर्फ नारा लगाएं या हम सिर्फ मीटिंग करें, हमको जनता के निचले स्तर तक जाकर उन लोगों से संबंध स्थापित करना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी रणनीति सफल हो और दिल्ली फिर से आपके पास आए। आपने संसद के बहुत अपने खूबसूरत अनुभव शेयर किए हमसे, उदयनीय दर्शकों से, और हम उसके लिए बहुत आभारी रहेंगे। दरअसल ये एक इंटरव्यू नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंटेशन है, एक दस्तावेज है जो कि हमारे पास हमेशा। देखिए, मैं आज तक संसद के अंदर कभी वेल में नहीं गया। मैंने हमेशा संसद के नियमों का पालन किया, किंतु मुझे ये देखकर दुख होता है कि जो पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस है उसको देखकर हमारे युवाओं और देश के अंदर क्या प्रभाव पड़ता होगा जब वो देखते होंगे कि ये हाउस चलता नहीं है, उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और जो जनता के मुद्दे हैं वो उठ नहीं पाते, बातों को ठीक तरह से रखा नहीं जाता, गाली गलौच हो जाती है, लोग वेल में आकर पटियां पटके पकड़कर वहाँ पर हो रहे होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष की अवमानना हो रही होती है। तो ऐसा हमने कभी नहीं किया यहाँ पे, कम से कम मैंने नहीं किया। तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कैसे होगा कि जो लोग देश में सरकार चला रहे हैं, जिनसे लोग आशाएं कर रहे हैं कि वो संसद, तो आखिर में सबसे बड़ा जो संसद का काम है वो कानून बनाना है, वो बिल पास करने हैं, तो उसके लिए ही सांसदों का समय नहीं, और आप देखते हैं कितनी गैर हाजिरी संसद के अंदर रहती है। दूसरा ये है कि ये जो MP लेड स्कीम आई ना, पर्सनली मैं इसके फेवर में कभी नहीं रहा, MP लेड स्कीम के। हालांकि मैं MP लेड स्कीम का भी मंत्री था, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो मिनिस्ट्री थी उसका भी मंत्री था, क्योंकि मैंने ये देखा इसने सांसदों को कॉरपोरेटर बना दिया है। जी, नाली, खड़ंजा, सड़क, सीवर, बिजली, पानी, ये काम नहीं था सांसदों का, ये काम तो कॉरपोरेटर्स का था, MLAs का था। सांसदों का काम तो पढ़कर, चर्चा करके, स्टैंडिंग कमिटीज़ में चर्चा करके या अन्य स्थानों पर जनता क्या चाहती है, उसके लिए क्या कानून नए आने चाहिए, क्या बिल पास होने चाहिए, उसके ऊपर वो करना था। किंतु ये जो 5 करोड़ हर साल का मिलता है, जिसको सांसद अपनी क्षेत्र में खर्च करना चाहता है विकास के कामों में, तो सांसद ये काम राज्य सरकार के माध्यम से या विधायक और कॉरपोरेटर के माध्यम से भी कर सकता था। तो इस बात का मुझे हमेशा वो मलाल रहा। पर और दूसरा, जब मैं पहली बार पार्लियामेंट के अंदर गया था तो मैंने जब चर्चित चेहरों को देखा, बड़े बड़े चेहरे वहाँ पर बैठे हुए थे उस समय, तो उनमें से मैंने देखा बहुत से लोगों पे भ्रष्टाचार के आरोप है। तो मुझे ये भी बड़ा अजीब लगता था कि भाई ये लोग देश के नेता हैं पर इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। आज भी मैं देख रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि 40% सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं आरोप हैं या कोर्ट में केस चल रहे हैं या भ्रष्टाचार में वे लोग शामिल हैं। तो जाहिर तौर पर जो चुना हुआ प्रतिनिधि है उसको तो साफ सुथरा होना चाहिए। जनता जो थी ना, आज़ादी के बाद सांसदों को ये समझ के बैठ के ही कि ये स्वतंत्रता सेनानी है, तो उनको उसी दृष्टि से उसने देखना शुरू किया कि हर तरह का सेक्रीफाइस करेंगे। इसलिए उन्होंने उसके ऊपर आपत्ति करी कि आपको कैंटीन के अंदर सस्ता खाना क्यों मिलता है, तो वो विड्रॉ हो गया। आपको याद होगा पहले 10-10 टेलीफोन के कोटे मिला करते थे,
वो विड्रॉ हो गया, गैस के कोटे मिलते थे वो विड्रॉ हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के अंदर तो सुधार हुआ है, पर जनता आज चुने हुए प्रतिनिधियों से अपेक्षा करती है कि वो सादा जीवन बिताएंगे और वे गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे और जनता की समस्याओं को समझेंगे और उनको हल करेंगे।